हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात मैकेनिक्स की पूछना चाहता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि वर्क डन बाय ए फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं। इसका बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए डस्टर है, इस डस्टर को यहाँ से मैं ऊपर डी डिस्प्लेसमेंट कराता हूँ। इसका मास मान लीजिए m है और कुछ फ्रिक्शन भी लगेगा। मैंने इसको ऐसे डी डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया तो डस्टर पर एक तो लग रहा था वेट डाउनवर्ड, एक लग रहा था काइनेटिक फ्रिक्शन और एक मैंने लगाया एक्सटर्नल फोर्स F। यहाँ इसकी वेलोसिटी कुछ थी u इक्वल टू 0। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी फाइनल है मान लीजिए v, मे बी 0 में नॉट बी 0 डिपेंडिंग ऑन कैपिटल F। तो वर्क एनर्जी थ्योरम applied on the duster क्या बोलेगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब वर्क डन बाय कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब देखिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर लिखूं मैं तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो ये कितना आएगा माइनस mg/d। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन लिखूं मैं तो ये होगा फ्रिक्शन फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नेगेटिव वर्क डन। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स WF, देन वर्क डन बाय ग्रेविटी, देन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू mg/d प्लस F के d प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ए पार्ट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एंड ए पार्ट इज यूटिलाइज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन and remaining part appears as change in kinetic energy, isn't it? तो देखिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mg/d है और वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mg/d। तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसा लिख सकते हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स। तो ये चीज़ का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशंस में हम बार बार करेंगे। तो देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा सा इमेजिन करो, फील करो कि मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और आप इन्फानाइट से एक टेस्ट चार्ज Q पॉजिटिव, इसको आप लेकर आ रहे हो, यहाँ तक लेकर आ रहे हो, ये पॉइंट है P। तो क्या होगा कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स अवे लगेगा और इसके अगेंस्ट
आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ इन्फानाइट से यहाँ तक बड़ी मुश्किल से वर्क डन करते हुए लाना पड़ेगा। तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया एक्सटर्नल अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन करा एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing it from infinity to that point। वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो यहाँ पर पॉइंट P पर V निकालना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑब्वियसली एक्सटर्नल वर्क डन ही है ये, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P डिवाइडेड बाई Q। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट ds, ये हो गया वर्क डन। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में, दैट डिवाइडेड बाई Q। तो ये हो जाएगा माइनस QE डॉट ds। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए E इस पॉइंट पर, तो फोर्स हो जाएगा QE और डॉट प्रोडक्ट निकाला अपन ने छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds 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 ऐसे करते हुए, E बदल रहा है ना, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे वर्क डन, दैट डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या बना? Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट ds, दैट्स ऑल, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P। अब इसकी कुछ छोटी छोटी बातें बताएं कि जो पोटेंशियल है, पहली बात तो वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज भी स्केलर, वर्क डन भी स्केलर, उसका रेशो। दूसरी बात, इसकी SI यूनिट यहाँ से देखें तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जूल पर कूलम ऐसी आती है, जिसको कि हम वोल्ट कहते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो कैसे निकलेगा? वर्क डन mL/T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज 80। तो ये क्या बन गया? mL/T-3 A-1। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P डिफाइन कर दिया। अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर ए पॉइंट चार्ज, V नियर ए पॉइंट चार्ज। तो देखिए, ये पॉइंट चार्ज है Q और इससे कुछ डिस्टेंस R पर एक पॉइंट है P, यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V
तो हम इन्फानाइट से एक टेस्ट चार्ज Q को लेकर आ रहे हैं। ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होता रहा और उस वक्त इलेक्ट्रिक फोर्स इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेटेड है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा Fe या F इलेक्ट्रिक। तो छोटे छोटे वर्डन को ऐड करेंगे तो टोटल वर्डन निकल जाएगा। और डेफिनेशन क्या है कि V एट P इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से P F इलेक्ट्रिक डॉट ds डिवाइडेड बाई Q। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू P इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू E और डायरेक्शन अवे। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए हम इसको R वेक्टर के टर्म्स में बात करेंगे। ये वेक्टर क्या है R, तो E का वैल्यू भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट तो E का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट ही कर दिया, कितना होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और का मैग्नीट्यूड। और फिर डिस्प्लेसमेंट है ds, इसका मैग्नीट्यूड, और फिर उनके बीच में एंगल 180 डिग्री डिवाइडेड बाय Q। ऐसे मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स का छोटा सा ये वर्डन है इस डिस्प्लेसमेंट ds के दौरान। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू P, ये Q से Q कैंसिल हो गया तो क्या बचा KQ अपॉन R स्क्वायर। और ds को मैंने ds की मैग्नीट्यूड लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसको मैंने लिखा माइनस dr। क्यों? क्योंकि dr एक नेगेटिव क्वांटिटी है। R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 कम है, R1 ज़्यादा है। R2 माइनस R1 करेंगे इस मोशन के लिए तो वो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी डेल्टा R। तो dr नेगेटिव है इसलिए मैग्नीट्यूड लिखना है ds का, तो माइनस dr करा मैंने। और cos 180, Q तो हो गया कैंसिल। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर एक माइनस बचेगा और अंदर बचेगा KQ अपॉन R स्क्वायर dr। कहाँ से कहाँ तक? R वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल R। इसका इंटीग्रल करेंगे, R रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रल होता है R रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1। माइनस वन कैंसिल हो गए तो क्या बचा KQ 1 अपॉन R। कहाँ से कहाँ तक? इन्फानाइट से R तक। तो अगले स्टेप में ये आ गया एक्सप्रेशन KQ अपॉन R। तो हमने क्या पाया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस कैपिटल R फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब अगर R की वैल्यू अपन इन्फानाइट रख दें तो पोटेंशियल एट इन्फानाइट कितना हो गया? 0। तो पोटेंशियल एट इन्फानाइट अपन 0 लेके चलते हैं और Q चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। इसको हम याद रखेंगे। वेरी सिंपल। एक पॉइंट चार्ज की जगह मान लीजिए कि n पॉइंट चार्ज हैं, उनसे जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी पॉइंट P पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इन सबका अपन सीधा सीधा अलजेब्राइक सम कर देंगे विथ साइन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा कर लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें भी हमने अप्लाई कर दिया। पोटेंशियल V
ड्यू टू n पॉइंट चार्ज सिस्टम। हमने कहा साहब यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर एक चार्ज है डॉट 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 Qn, ये एक पॉइंट है P, यहाँ निकालना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वेक्टर है आपका R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q1, ये है आपका R2, और इस प्रकार से ये है आपका Rn। तो V एट P क्या होगा? V ड्यू टू Q1 प्लस V ड्यू टू Q2 प्लस 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 V ड्यू टू Qn। सिंपल एल्जेब्राइक सम, सिंपल एल्जेब्राइक सम ऑफ these scalar physical quantities, electric potential is scalar physical quantity। तो हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 करके K Qn अपॉन Rn। जबकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते तो हमको वेक्टर सम करना पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो पॉइंट P पर कैसे निकालते? के क्यू ith चार्ज अपॉन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ith चार्ज Qi, इसका क्यूब, और ये R पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ith चार्ज वेक्टर, इसका वेक्टर सम करते फॉर I इक्वल टू 1 to n, ये वेक्टर समेशन आता, ये स्केलर समेशन आएगा। इसमें आपको Q1 Q2 Qn विथ साइन पुट करना है, ऐसे इसमें भी दोनों में। तो ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का यहाँ पॉइंट P पर फॉर्मूला हो गया, सिंपल। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि मान लीजिए x एक्सिस पर ओरिजिन पर एक पॉइंट चार्ज रखा अपन ने, कितना? 2 माइक्रोकूलम, और इस लोकेशन पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? मान लीजिए 6,0 मीटर, और यहाँ पर एक चार्ज रखा, कितना? मान लीजिए -1 माइक्रोकूलम। तो इसके मिड पॉइंट पर आपको Vp पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालना है। OP इज इक्वल टू PA ऐसा दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 मीटर। तो V कैसे निकालेंगे? स्केलर क्वांटिटी है, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 विथ साइन वैल्यू पुट करना है। तो ये जाएगा 9 × 10⁹ Q1 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस 3 मीटर, और ये हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि -1 माइक्रोकूलम है। तो 9 × 10⁹ Q2 1 माइक्रो डिवाइडेड बाय इससे डिस्टेंस इस पॉइंट P की, वो भी 3 मीटर है। तो ये कितना आएगा? 3 3 × 9, 3 2 × 6 × 10⁻³ और यहाँ से 3 × 10⁻³ इतने वोल्ट, मतलब 3 मिली वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो कैसे निकलेगी? तो वेक्टर सम करके निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा
के, अब मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग देख सकते हैं, इसके कारण मैग्नीट्यूड तो जो भी है निकाल लेंगे फार्मूले से, डायरेक्शन प्लस आई कैप में आना है क्योंकि ये यहाँ पर रखे हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी और यहाँ ये माइनस चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी भी प्लस आई कैप में आएगी। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों की मैग्नीट्यूड निकाल के ऐड कर दो और आई कैप लगा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी बताना है तो कोई बात नहीं, आई कैप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और माइक्रो का भी अपन 10⁻⁻6 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, Q1 में से माइक्रो बाहर निकाल दिया तो बचा 2 और R1 स्क्वायर, और दूसरे के कारण इसका माइक्रो बाहर है R2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये बचा 3 इंटू 10⁻3, इतने न्यूटन पर कूलम, यानी 3000, और लगाया आई कैप डायरेक्शन शो करने के लिए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन प्लस आई कैप में, न्यूटन पर कूलम। अभी न्यूटन पर कूलम जो है ना, इसको अपन न्यूटन पर कूलम को जूल पर मीटर भी लिख सकते हैं, जूल पर मीटर कूलम ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह जूल पर मीटर लिखा, और जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट, तो ये वोल्ट पर मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, तो हम इसको ऐसा वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एक ही बात है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बन जाएगी। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए चूंकि ये दो ही पॉइंट चार्ज है, सिंपल सा सिचुएशन है, तो हम इसमें मैग्नीट्यूड अलग और डायरेक्शन अलग की बात करेंगे। इससे मैग्नीट्यूड निकाला के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, इससे मैग्नीट्यूड निकालना के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए अपन ने उनकी मैग्नीट्यूड्स का सम कर दिया। मैग्नीट्यूड का सम करने के बाद में डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा दिया और फिर यूनिट की बात कर ली, न्यूटन पर कूलम का मतलब वोल्ट पर मीटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 की जगह अपन 4 पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं और उनको अपन ने एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रख दिया। स्क्वायर का साइड मान लीजिए A है, चार्जेस कितने रखे, तो यहाँ इस कॉर्नर पर 4Q, डायगोनली अपोजिट इस कॉर्नर पर -Q, यहाँ पर मान लीजिए 3Q और यहाँ पर मान लीजिए -2Q। अब इसके सेंटर पर, सेंटर C पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो Q से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसको मैंने कहा R, तो R कितना आएगा, ये A राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा A√2 और उसका आधा A/√2। तो पोटेंशियल निकालेंगे इसके कारण KQ/R, 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 जो भी चार्ज है, डिस्टेंस तो सबसे बराबर ही आ रही है, R R R R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R का समेशन करना है, तो अपन ने इसमें से K/R कॉमन ले लिया, 4Q + 3Q -Q -2Q। तो
टोटल कितना बचा, ये 3Q कैंसिल, 4KQ अपॉन R, 4KQ अपॉन R। अब वैल्यूज़ वगैरह रखना है तो R की वैल्यू रखेंगे। R इज इक्वल टू क्या है, A/√2। तो यहाँ पर A/√2, तो /√2 वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। और K कितना होता है, 1/4πε0। तो इसको अपन 4πε0 नीचे लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √2Q अपॉन πε0 A। ये आया हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर C। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए, अगर मैं E का मतलब KQ/R² समझूं, तो ये 3Q चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी होगी, 3E, क्योंकि चार्ज कितना है 3Q, और इस -2Q के कारण उसी डायरेक्शन में होगी, -2Q की तरफ। तो ये मैग्नीट्यूड इसका 2E होगा और डायरेक्शन उधर ही होगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 3Q और -2Q के कारण एड अप हो जाएंगी, तो 5E टोटल हो जाएगा। और इधर इसके कारण 4E और इसके कारण इसी तरफ E, तो टोटल कितनी हो गई, ये भी 5E, ये भी 5E, तो 5E और 5E का रिजल्टेंट इधर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, I कैप डायरेक्शन में हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 5√2 E बोले तो KQ अपॉन R² और डायरेक्शन I कैप। तो वैल्यू रखी मैंने R² की A²/2, तो ये बनेगा 5 × 10√2 KQ अपॉन A² I कैप। तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 4πε0 की टर्म्स में हम लिखना चाहें तो यहाँ बचेगा 2πε0, ये √2Q, ये A² और ये I कैप, इतने वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम, एक ही बात है। तो इस तरह से इसके सेंटर पर आपने V और E निकालने का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर C, सेंटर C पर V या E कितना आ रहा है। जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो तो आ ही रहा है, जीरो भी आ सकता है। तो ऐसा कुछ केस देखते हैं अपन। तो अपन डिफरेंट सिचुएशन देखना चाह रहे हैं जिसमें कि किसी पॉइंट पर हमें E और V जीरो या नॉन जीरो लाने की इच्छा है। तो किस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, चार्जेस को रखें, पॉइंट चार्जेस को रखें कि किसी लोकेशन पर E या V जीरो या नॉन जीरो हमारी इच्छा अनुसार आ सके। तो मैंने क्वेश्चन बनाया, टेल मी सिचुएशन इन विच, पहला केस E इज इक्वल टू 0 एंड V इज इक्वल टू 0 एट सम लोकेशन। तो दोनों जीरो होना है, तो एक काम करते हैं कि स्क्वायर लेते हैं, उसके सेंटर पर हम बता रहे हैं कि इस Q से ये Q इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे की कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर -Q और यहाँ पर -Q, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो ये सेंटर पर E जीरो हो गई, और पोटेंशियल निकालोगे KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4, तो ये सारे चार्जेस का सम जीरो है। तो ये एक सिचुएशन बन गई हमारी। दूसरी सिचुएशन में हमने कहा कि E तो जीरो हो
पर V0 ना हो तो बताओ किस तरह का चार्ज अरेंजमेंट आप करना चाहोगे। तो क्या किया जाए, E0 हो जाए सेंटर पे, पर V0 ना हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2Q चार्ज रखते हैं, यहाँ पर 2Q चार्ज रखते हैं, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ -Q और यहाँ भी -Q, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन पोटेंशियल जब निकालोगे तो चार्जेस का सम 0 नहीं है, तो V0 नहीं होगा एट सेंटर C। तीसरा केस लेते हैं कि E नॉन जीरो V0, E नॉन जीरो एंड V0। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए ऐसा करो कि एक -Q यहाँ रख दो, एक +Q यहाँ रख दो और मिड पॉइंट पर विचार करो। तो पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी और इसकी दोनों की ऐड होकर टुवर्ड्स राइट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। या अगर स्क्वायर पर ही जमाने की इच्छा है तो कैसे चार्ज रखा जाए वर्टाइसेस पर कि सेंटर पर E तो नॉन जीरो हो पर V0 हो। तो मैंने यहाँ रखा Q और यहाँ रखा Q, यहाँ -Q और यहाँ -Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इस Q और इस -Q के कारण इधर आएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। और ऐसे यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोनों के कारण इस डायरेक्शन में एडअप हो जाएगी। तो सेंटर पर E0 नहीं है, ऐसा आ जाएगा E पर V0 हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ चार्ज 0 है। चौथी सिचुएशन में देखिए कि दोनों ही नॉन जीरो हों, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। नियर ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R, नियर ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R, यहाँ पर पॉइंट P पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना पोटेंशियल 0 है। या अगर हम चार चार्जेस की बात करें तो Q/R² से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो मैंने सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ऐसा जुगाड़ किया कि ऐसे चार्जेस रख दिए। अब देखिए इसके कारण 3KQ/R², जहाँ की ये R है डिस्टेंस, 3KQ/R² और इसके कारण उधर KQ/R²। तो अगर मैं KQ/R² को कहूँ तो यहाँ इस डायरेक्शन में 2E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी और इस डायरेक्शन में भी 2E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी जे कैप में हो जाएगी। और पोटेंशियल भी 0 नहीं है क्योंकि इन सारे चार्जेस का सम 0 नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपको एक सिचुएशन इमेजिन करना है, या सिचुएशन ना पूछेगा, वो बोलेगा कि क्या ये संभव है कि किसी पॉइंट पर E0 हो, V0 ना हो, दोनों ही नॉन जीरो हो, ये 0 हो, ये 0 ना हो, इस तरह से। तो हर बात का जवाब क्या होगा, यस इट इज़ पॉसिबल। मतलब मे वर्ड आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 0 एंड पोटेंशियल आल्सो मे बी 0। तो सब कुछ पॉसिबल है। नाउ प्लॉटिंग पोटेंशियल वेरिएशन ऑन एक्स एक्सिस। प्लॉटिंग potential variation on x axis। तो x एक्सिस पर 2 पॉइंट चार्ज रखा, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, और y एक्सिस पर लेना है हमको पोटेंशियल
एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो ऊपर और नेगेटिव होगा तो नीचे बनेगा। तो देखिए दोनों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पॉजिटिव ही आएगा। KQ/x1 प्लस KQ/x2। इसके बहुत पास वेरी लार्ज पॉजिटिव होगा, इन्फाइनाइट पर जाने पर ये 0 हो जाएगा। इसके पास में यहाँ बहुत लार्ज होगा, इन्फाइनाइट पर 0 हो जाएगा। इसके पास इधर भी वेरी लार्ज होगा, इसके पास इधर भी वेरी लार्ज पॉजिटिव होगा, और कहीं भी बीच में 0 नहीं होगा। KQ/x1 प्लस KQ/x2, तो नेगेटिव तो साइन है ही नहीं, तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा मिनिमा आएगा बीचों बीच में। ये डिस्टेंस अगर d है तो मिनिमा मिड पॉइंट पर आ जाएगा, ये d/2 और ये भी d/2। तो मिनिमम पोटेंशियल V मिनिमम, यहाँ इसको मैं अगर V0 कहूँ तो कैसे निकालेंगे? तो V0 इज इक्वल टू KQ/d/2 प्लस KQ/d/2 इज इक्वल टू 4KQ/d। ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। मान लो कि ये वाला चार्ज नेगेटिव होता तो क्या बनती बात? ये एक्स एक्सिस, ये -q, ये +q, उनके बीच का सेपरेशन d। पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ऊपर लेना, नेगेटिव होगा तो नीचे। कैसा बनेगा ग्राफ सोचो। इसके पास यहाँ तो ये डोमिनेटिंग है, वो तो दूर है, पॉजिटिव पोटेंशियल आना है, और इधर ये पास में है चार्ज, ये -q, ये यहाँ पे +q, तो -q के पास में पोटेंशियल नेगेटिव ही आना है। यहाँ पर वेरी लार्ज नेगेटिव से ये इन्फाइनाइट पे 0 हो जाएगा। बीच में क्या होगा? तो बीच में मिड पॉइंट पर KQ/d/2 और ये -KQ/d/2 0 हो जाएगा पोटेंशियल। इधर पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, प्लस के पास है, इधर पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा यहाँ, क्योंकि वो -q के पास है। तो यहाँ वेरी लार्ज पॉजिटिव से शुरू होकर 0 होता हुआ इधर वेरी लार्ज नेगेटिव ऐसा जाएगा। इस तरह से एक्स एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट पर इन दो पॉइंट चार्जेस के कारण पोटेंशियल का वेरिएशन का ग्राफ बनाया जा सकता है। अब देखिए एक स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑटोमेटिकली मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल पोजीशन टू लोअर पोटेंशियल पोजीशन। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑटोमेटिकली मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑटोमेटिकली मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। एग्जाम्पल देकर समझाओ भाई। तो देखो यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, मान लो 1 नैनो कूलम, और इससे 2 पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली 1 मीटर एंड 3 मीटर डिस्टेंस पर मैंने कंसीडर किए। तो बताओ कौन है हायर पोटेंशियल पर? तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके कारण निकालेंगे तो क्या आएगा? VA इज इक्वल टू KQ/R, दैट इज 9 वोल्ट। और यहाँ पर VB कितना आएगा? 9 × 10⁹ KQ/R, दैट इज 3 वोल्ट। तो ये है हायर पोटेंशियल पॉइंट और ये है लोअर पोटेंशियल पॉइंट। ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये हायर पोटेंशियल पर है। तो सोचो अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो उस पर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही अपने आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जाएगा। और नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज जो होगा उसको तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ऑटोमेटिकली ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो अपन ये बात भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑटोमेटिकली moves from lower potential to higher potential position। ऐसे इसको नेगेटिव मान के भी देख सकते हो। मान लो कि मैं इसको एग्जांपल को यहाँ पर लूँ कि साहब ये जो आपने चार्ज माना था फिक्स चार्ज, ये था -1 नैनो कूलम। अब बताइए उन्हीं 2 पॉइंट ए और बी की बात कर रहा हूँ, तो ए पर पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अब डिफरेंट चार्ज रखा है क्यू डैश, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा -9 वोल्ट और यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा बी पर -3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका अब हायर पोटेंशियल पॉइंट, -3 इज ग्रेटर देन -9 और ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट। तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑटोमेटिकली मूव्स फ्रॉम, तो सोचो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है ये, और ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो ऑटोमेटिकली ऐसे जाएगा राइटवर्ड मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। पर अगर मान लो उल्टा करना होता कि अगर मुझे नेगेटिव टेस्ट चार्ज को हायर से लोअर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, इसको इधर खींच के लाना पड़ेगा। ये नेगेटिव तो उसको रिपेल कर रहा है कि नहीं आने दूंगा, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको लेकर आओगे तो आइदर वर्क एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी डन और some kinetic energy must be provided initially to this charge so that with retarded motion it can reach up to this point of lower potential. Simple. Then potential difference is work done external against electric force per unit test charge in moving it from initial position A to final position B is equal to VB minus VA। initial position to final position V final माइनस V इनिशियल, ऐसे याद रखना। और ये कैसे, तो समझिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है और ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। अब हम एक टेस्ट चार्ज को Q कहें और उसको इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कोई चार्ज है, तो यहाँ तक अपन लेकर आएंगे, वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये क्या देगा VA। कहाँ से कहाँ तक लेकर आए टेस्ट चार्ज को, इनफाइनाइट से A तक, और यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे तो VB इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल in bringing this test charge Q from infinity to B per unit test charge। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी टू B माइनस इन्फिनिटी टू A, ऐसा कर लो। तो वर्क डन एक्सटर्नल इन शिफ्टिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B इज, और पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दें तो ये VB माइनस VA ऐसा हो जाएगा।
तो मैं लिख सकता हूँ कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगेंस्ट के बजाय हम बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी एस, क्यू से क्यू गया कट, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यू ई, एंड डिवाइड बाय क्यू, तो क्यू कैंसिल हो गया। तो इसको अपन ने ऐसा लिखा कि ये वी बी माइनस वी ए है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ डी वी का इंटीग्रल वी फ्रॉम वी ए टू वी बी, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। ये एक रिलेशन आया मेरे पास जो कि आगे बहुत यूज़ में आएगा। अच्छा, इसको देखकर, इस वाले एक्सप्रेशन को देखकर एक बढ़िया सी बात कह सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन इन शिफ्टिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन इन शिफ्टिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस एक्सटर्नल वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तब भी ये बात उठकर सामने आएगी। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स in shifting an electron from point A at potential 13 volt to point B at potential 10 volt। तो साहब हमारे पास फार्मूला है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब चार्ज कितना है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वी बी कितना है 10 वोल्ट, वी ए कितना है 13 वोल्ट, तो ये कितना आया प्लस 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो इसको हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनाया कि यहाँ एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है 4,0 और यहाँ से अपने को 1 कूलम चार्ज को यहाँ शिफ्ट करना है बी पर, और इसके कोऑर्डिनेट है 0,3 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस चार्ज विच इज़ 1 नैनो कूलम। तो आपको फाइंड करना है एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यही फार्मूला फिर से लगाएंगे। वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू इंटू वी फाइनल माइनस
वी इनिशियल। चार्ज कितना है 1 कूलम। वी फाइनल, ये क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। फाइंड वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन शिफ्टिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A to B। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल KQ बाय 3 और इनिशियल पोजीशन A पर KQ बाई 4। तो K मतलब 9 × 10⁻⁹ और Q मतलब 10⁻⁻⁹। तो ये बचेगा 9, तो ये 9 आ गया बाहर। अंदर क्या बचा 1/3 - 1/4, इतने जूल। जूल में आ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 1/12 मतलब +3/4 जूल। ऐसे एक और क्वेश्चन हो गया। तो बेसिक फार्मूला कौन सा है कि एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू Q × V फाइनल माइनस V इनिशियल। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी तभी डिफाइंड होती है जब वहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में से आप पहले ये थोड़ा सा रिवाइज करिए कि कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, ये कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज करो, फिर हम प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव होता है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कैन बी डिफाइंड। तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी, और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी, ये नेक्स्ट क्लास का मसौदा है। तो इसके पहले आप थोड़ा सा ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वर्क पावर एनर्जी की चैप्टर में से थोड़ा सा रिवाइज करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।